नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के हिंदी निबंध को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं और इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्य परीक्षा में हिंदी निबंध किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम हिंदी निबंध के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी निबंध मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के छठे प्रश्न पत्र का एक भाग है और छठा प्रश्न पत्र 100 अंक का है और इसके लिए समय 2 घंटे निर्धारित किया गया है। एक बात यहाँ पर समझ लेना है कि छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन से संबंधित है। आज हम यहाँ पर हिंदी निबंध से संबंधित चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 2 तरह के निबंध पूछे जाएंगे या 2 निबंध पूछे जाने हैं। पहला निबंध होगा जो 1000 शब्दों में होगा और दूसरा निबंध होगा जो 500 शब्दों में होगा। तो 1000 शब्दों का जो पहला निबंध होगा उससे संबंधित कुछ विषय भी बताए गए हैं कि किन क्षेत्रों से ये निबंध पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे ये सभी विषय हैं और लगभग ये सामान्य ज्ञान या जनरल स्टडीज से ही संबंधित विषय हैं, ठीक है। और ये जो पहला निबंध 1000 शब्दों का है ये 50 अंकों के लिए पूछा जाएगा। दूसरा निबंध है जिसका शीर्षक इन्होंने बताया है कि समसामयिक समस्याएं एवं निदान से संबंधित होगा, 500 शब्दों का होगा और 25 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो 2 निबंध यहाँ पर लिखने हैं और प्रारूप लेखन जैसा कि हमने बताया, ठीक है, ये 25 अंकों का होगा और कुल मिलाकर 100 अंक छठे प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी कही गई है कि आप यहाँ पर देखिए कि चूंकि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य ही अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति एवं उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना है, अतः इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है। कहने का आशय है कि अगर परीक्षार्थी हिंदी माध्यम का है या अंग्रेजी माध्यम का, दोनों को ही निबंध और प्रारूप लेखन हिंदी भाषा में ही लिखने पड़ेंगे। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अब चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि सिविल सेवा में हिंदी निबंध या मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में हिंदी निबंध क्यों रखा गया है और हिंदी निबंध लिखना कैसे है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के छठे प्रश्न पत्र जिसमें हिंदी निबंध को सम्मिलित किया गया उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और आज के इस क्लास में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में हिंदी निबंध लेखन को समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी निबंध क्या है या हिंदी निबंध से आशय क्या है और इसे क्यों शामिल किया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि हिंदी निबंध कैसे लिखें और इसी के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रश्नों को संजोया है। जैसे हिंदी निबंध में विषय का चयन मतलब जिस पर निबंध लिखा जाना है उस विषय का चयन कैसे करें। हिंदी निबंध की भूमिका कैसे लिखें। हिंदी निबंध की मुख्य विषय वस्तु मेन बॉडी जिसे कहा जा रहा है उसे कैसे लिखना है या उसका विस्तार कैसे करना है। सामान्य रूप से विद्यार्थियों का यह डाउट रहता है कि दिमाग में कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा है, मतलब मेन बॉडी को लेकर कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा है। हालांकि डाउट तो भूमिका और निष्कर्ष को लेकर भी है, लेकिन ज़्यादा डाउट यही है कि क्योंकि 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है तो उससे संबंधित अधिक से अधिक पॉइंट्स कहाँ से आएँ, ठीक है। तो एक समस्या ये भी है कि मेन बॉडी का विस्तार कैसे करना है। निष्कर्ष के बारे में हमने बात कर ली। एक और डाउट हो सकता है कि निबंध की भूमिका, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष कितने शब्दों या पेज में लिखा जाए, ठीक है। अगर 1000 शब्दों में निबंध पूछा गया है तो भूमिका के लिए कितना भाग होना चाहिए, मुख्य विषय वस्तु, निष्कर्ष, ठीक है, कितने शब्दों में लिखा जाए, कितने पेज में लिखा जाए। अगला प्रश्न हो सकता है कि जो निबंध लिखा जाना है वो पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट फॉर्म में लिखें, किसमें ज़्यादा अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। और एक चीज़ है कि क्या रफ कार्य करना चाहिए। रफ कार्य से ऐसा है कि निबंध लिखने से पहले क्या एक रफ कार्य करके उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए या नहीं। तो इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में आज हम निबंध लेखन को समझेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में निबंध का आशय क्या है और इसे मुख्य परीक्षा में शामिल क्यों किया गया है या सिविल सेवा परीक्षा में क्यों शामिल किया गया है। तो पहले हम ये समझ लें कि सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी निबंध को क्यों शामिल किया गया है। तो परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य है और निबंध जो है परीक्षार्थी के व्यक्तित्व जांच का एक लिखित रूप माना जाता है। वहीं साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं ये परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की जांच का मौखिक रूप होता है। तो हमने जान लिया कि क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो यही है कि परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की जांच करना, उसका परीक्षण करना।
अब सिविल सेवा परीक्षा में निबंध से आशय क्या है, निबंध का क्या तात्पर्य है? तो निबंध किसी विषय पर लिखी गई ऐसी गद्यात्मक रचना है जिसमें परीक्षार्थी अपने विचारों, भावों, कल्पनाओं के साथ परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होता है। अगर हम परीक्षार्थी के विचारों, भावों, कल्पनाओं की बात करें तो ये सभी तत्व अलग अलग परीक्षार्थियों में अलग अलग होते हैं, यानी एक जैसे विचार या भाव नहीं है तो एक जैसा उत्तर भी नहीं होगा। तो व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रभावी माध्यम ये बन जाता है। तो हमने जाना कि सिविल सेवा परीक्षा में निबंध का आशय क्या है और इसे क्यों शामिल किया गया है। तो मूल सार तो यही है कि व्यक्तित्व परीक्षण करना। चलते हैं आगे और समझते हैं। निबंध मूर्त और अमूर्त विषयों पर हो सकते हैं। मूर्त से आशय है कि प्रत्यक्ष विषयों पर आधारित हों, जैसे सामान्य अध्ययन के विषय हैं जिनका अर्थ सीधे सीधे पता चल रहा हो। अमूर्त विषय ऐसे विषय हो सकते हैं जो विचार केंद्रित हों, जिसमें समाज या जीवन का दर्शन छिपा हो, जैसे गांधीवादी दृष्टिकोण अमूर्त है, ठीक है। इसमें समाज या जीवन का दर्शन छिपा हुआ कि किस प्रकार से जीवन जिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अमूर्त विषय हो गए। तो निबंध 2 विषयों पर पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में जो निबंध का पाठ्यक्रम दिया गया उसमें बताया गया है, आप अगर पाठ्यक्रम की ओर नज़र डालें तो इसमें आप देखेंगे कि पहले में सामान्य अध्ययन के ही ये सब विषय हैं और दूसरे में आप देखेंगे कि समसामयिक समस्याएं एवं निदान है, यानी सामान्य अध्ययन के ऐसे प्रश्न जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित रहे हैं या प्रेरित रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अमूर्त विषयों का ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन पूछा कुछ भी जा सकता है, क्यों है, तो हमें ये बात ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अब आगे हम चलते हैं और निबंध लेखन के महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं। हिंदी निबंध लेखन के महत्वपूर्ण पहलू में पहला है कि विषय का चयन करना। आप सरल विषय का चयन करके निबंध लिखें या कठिन। क्यों? क्योंकि सरल पे तो सभी लिखेंगे, इसलिए हो सकता है नंबर कम मिले। कठिन पे लिखने पर नंबर हो सकता है परीक्षक अधिक दे दे, ठीक है। तो ये संदेह परीक्षार्थियों के मन में हमेशा से रहा है। तो हमें किस विषय का चयन करना चाहिए? एक बात और यहाँ पर हमें समझ लेनी चाहिए कि हिंदी निबंध में विषय चयन के संदर्भ में हमें कई विकल्प मिलते हैं। आप एक प्रश्न में देखेंगे कम से कम 4 विकल्प हैं और आपको 4 में से किसी एक विकल्प का चयन करके उस पर निबंध लिखना रहता है। इसके पीछे का उद्देश्य साफ है कि परीक्षार्थी को अपनी सुविधा व रुचि के विषय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और इसीलिए उसको विकल्प दिए जाते हैं। विकल्पों की बहुलता के कारण ही परीक्षार्थी दिए गए विषयों, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, उसमें से एक का चयन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो हमें विषय के चयन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए या किसे वरीयता देना चाहिए? तो इसका सार यही है कि आप उसी विषय का चयन करें जिस पर आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, मौलिकता और सृजनात्मकता के संदर्भ में। यानी आपका निबंध मौलिक हो, नवोन्मेषी हो, भविष्योन्मुखी हो, तो आप जिसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि वो सरल है या कठिन है, ठीक है। अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। निबंध लेखन में पहली महत्वपूर्ण बात थी कि विषय का चयन करना। हमने विषय के चयन में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की बात यह कही कि आप जिसमें सहज महसूस करते हैं, जिसमें आप मौलिक चिंतन कर सकते हैं, जिसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसी विषय का चयन करें। फर्क नहीं पड़ता है कि सरल है या कठिन है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि विषय का सही अर्थ समझना। विषय के सही अर्थ समझने से आशय क्या है कि परीक्षार्थी निबंध के विषय का अर्थ उसी रूप में समझे जिस रूप में प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति ने उसे सृजित किया है, उसे सोच कर सृजित किया है। जिस रूप में उसने सोचा है उसी रूप में आपको अर्थ समझना है। कहने का आशय यह है कि जो पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप उसका अर्थ निकालना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। अगर आप अर्थ समझने में गलती करते हैं तो आप दिशा से भटक जाएंगे और आपका पूरा निबंध दिशाहीन हो जाएगा और नंबर कम आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। तो इसके लिए क्या करना है? तो परीक्षार्थी विषय के शब्दों को ध्यान से पढ़ें और विषय की तीव्रता, विस्तार, दृष्टिकोण, देश काल, परिस्थिति की पहचान करें, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। वर्ष 2017 में गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना, इस विषय पर निबंध पूछा गया है। अब हमने इस विषय को चयन कर लिया। अब महत्वपूर्ण बात है इसके अर्थ को समझना। तो अर्थ को समझने के लिए हमने अभी बात कही है कि आप इसके शब्दों को ध्यान से पढ़ें। तो शब्दों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना, ठीक है,
तीव्रता, विस्तार, दृष्टिकोण, देश काल परिस्थिति की पहचान करने की बात कही गई है। तो हमने इसके अर्थ को समझने के लिए इसको दो भागों में बांट लिया कि गांधीवादी दृष्टिकोण पहला भाग हो गया और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना दूसरा भाग हो गया। और इसमें एक और है जो इन दोनों को जोड़ता है, और शब्द जो गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना को जोड़ने की बात कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों के माध्यम से ही हमारी निबंध की रूपरेखा तय होने वाली है, उसकी दिशा तय होने वाली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थ समझने में यही है कि अगर आप इसका अर्थ समझने में गड़बड़ी करते हैं तो आपका निबंध दिशाहीन हो सकता है, जो पूछा गया है उसके अनुसार नहीं होगा, तो फिर जीवंतता, इसके प्रवाह में कमी आएगी और आपके अंक कटने तय हो जाएंगे। तो इसे ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं और अगले पहलू की ओर देख लेते हैं। हिंदी निबंध लेखन में अगला महत्वपूर्ण पहलू है विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार कर लेना। रूपरेखा आप रफ वर्क के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, फिर उसको मुख्य कॉपी में आप लिखेंगे। तो रफ वर्क कॉपी के सबसे पीछे वाले हिस्से में जहाँ पर लिखा होगा रफ कार्य के लिए ये जगह है, तो वहाँ पर आप बना लेंगे कि आपको भूमिका में क्या लिखना है, मुख्य विषय वस्तु में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो उस समय जो आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेंगे, फिर शॉर्ट में लिख लेंगे, फिर आप उसको मुख्य कॉपी में लिखेंगे। तो हिंदी निबंध जो है तो उसमें आप मुख्यतः 3 भाग ही देखेंगे, एक भूमिका होगा, एक मुख्य विषय वस्तु होगी, एक निष्कर्ष होगा। सामान्य रूप से प्रश्न रहता है कि भूमिका में हमें अगर 1000 शब्दों का निबंध पूछा जा रहा है तो भूमिका में कितने शब्द लिखने हैं या कितने पेज लिखने हैं, फिर ऐसे ही मुख्य विषय वस्तु के संदर्भ में और निष्कर्ष के संदर्भ में। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी निबंध हो, चाहे वो 1000 शब्दों का हो या 500 शब्दों का हो, भूमिका 10 से 15% भाग उसका लिख देना चाहिए। जैसे अगर 1000 शब्दों का है तो आप 100 से 150 शब्दों में भूमिका लिख दें, 2 से 3 अनुच्छेद में लिख दें, 1 से 1.5 पेज में लिख दें। ऐसे ही निष्कर्ष के संदर्भ में करना है कि 100 से 150 शब्दों में, 1 से 1.5 पेज में और 2 से 3 अनुच्छेद में आपका निष्कर्ष पूरा हो जाना चाहिए। मुख्य विषय वस्तु के बारे में, क्योंकि विषय वस्तु ही है ये, इसी के बारे में तो पूछा गया है, तो आप 70 से 80% भाग इसके लिए करेंगे, यानी 7 से 8 पेज में आपको इसको लिखना है। तो भूमिका में क्या लिखना है, मुख्य विषय वस्तु का विस्तार कैसे करना है, निष्कर्ष या अंत कैसे करना है निबंध का, तो इससे संबंधित अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे या क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि हिंदी निबंध लेखन में भूमिका से आशय क्या है और किस प्रकार से भूमिका लिखी जाए ताकि अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जा सकें। तो भूमिका परीक्षार्थी की परीक्षक से प्रथम परिचय के रूप में जानी जाती है। हमारा प्रथम परिचय आकर्षक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, सकारात्मक और व्यवहारिक होना चाहिए, तभी पाठक या परीक्षक हमारे निबंध को पढ़ेगा और अच्छे से अच्छे अंक हमें देगा। तो हम भूमिका में क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो निबंध हो उसकी शुरुआत प्रभावी हो, सकारात्मक हो। तो हम कविता या लघु कहानी, कोई दार्शनिक या महापुरुष के जीवन से ली गई सीख, संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक निर्णयों, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, भारत सरकार के महत्वपूर्ण आंकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आप लिख सकते हैं। जो विषय से जुड़े हुए हों उन्हें आप यहाँ लिखकर और अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि जो भी आप चाहे कविता लिखें, काल्पनिक कहानी लिखें, किसी घटना का जिक्र करें, कोई महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो विषय से जुड़े होने चाहिए, तभी आप विषय से भटकाव से बच पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं या रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो विषय से जुड़ा होना चाहिए, तभी एक विषय की क्रमबद्धता, निरंतरता बनी रहेगी, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि आप दिशाहीन हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप सकारात्मक और व्यवहारिक शुरुआत करें। आशावादी, निराशावादी, घोर आशावादी, घोर निराशावादी शुरुआत आपके निबंध लेखन के लिए उचित नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमें भूमिका लिखना है। अब हम मुख्य विषय वस्तु में क्या लिखें या किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जा सकें, उसको देख लेते हैं। अधिकांश परीक्षार्थियों का ये डाउट रहा है कि मुख्य विषय वस्तु का विस्तार कैसे करें, कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं आ रहे हैं, किस प्रकार से लिखें। तो कुछ यहाँ पर पहलू हैं, उनको ध्यान में अगर हम रखें तो बहुत सारा कंटेंट हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। जैसे
पहली बात हमने इसमें बताई है कि आपको विषय वस्तु का विश्लेषण 6 का के आधार पर करना है, जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन और कैसे। जैसे एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे हमने वर्ष 2017 का एक जो निबंध का विषय है गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना, तो हमने उसको 2 भागों में बांटा था। एक हमने भाग बांटा था गांधीवादी दृष्टिकोण। अब हम इसे 6 का के आधार पर इस वाक्यांश का विश्लेषण करेंगे। जैसे गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है? वैश्विक परिदृश्य व राष्ट्रीय परिदृश्य में गांधीवादी दृष्टिकोण की लोकप्रियता क्यों है? गांधीवादी दृष्टिकोण कब व किसने प्रतिपादित किया? गांधीवादी कौन कहे जा सकते हैं? गांधीवादी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता। तो इन संदर्भ में आप देखिए, ये जो 6 का के आधार पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट, कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि किसी विषय पर ये सभी प्रश्न ना बने, तो जितने बने आपके माइंड में उस समय जितने आ रहे हैं आप उतने संबंधित दिमाग में प्रश्न बनाइए और उसी से संबंधित आप पहलू लिख दीजिए। प्रश्न वहां नहीं लिखना है, इससे संबंधित। जैसे गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, तो आपने पहले गांधीवादी दृष्टिकोण को समझा दिया, ठीक है, इसकी लोकप्रियता के बारे में बता दिया। फिर गांधीवादी दृष्टिकोण को क्या किसी ने प्रतिपादित किया है, इसके बारे में आपने बता दिया, ठीक है। गांधीवादी दृष्टिकोण की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में, तो आपके पास मुख्य विषय वस्तु के विस्तार को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। तो जो एक डाउट है कि विस्तार के लिए पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं माइंड में, तो ये आपको विषय का विश्लेषण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण मदद करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा इसमें पहलू है कि आप 360 डिग्री अप्रोच अपनाएं। इसका कहने का आशय है कि बहुआयामी दृष्टिकोण। बहुआयामी दृष्टिकोण में जैसे आपको जो विषय वस्तु जिस पर निबंध लिखा गया, आप उसको सामाजिक दृष्टि से सोचें। आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, तकनीकी, भौगोलिक, इन संदर्भों में उसे सोचें और उससे संबंधित बिंदु लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और दूसरा पहलू क्या हो सकता है? क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी उसे संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उनको आप लिखने की कोशिश करें। ऐतिहासिक और आधुनिक संदर्भ में भी उसके कुछ न कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर विषय वस्तु का विस्तार करना है तो आप उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करके बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इनको बताने का आशय यही है कि आपके मन में अगर विचार नहीं आ रहे हैं तो आप इस दृष्टि से सोचें, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, ठीक है। और हमने कहा जो यहाँ पर बताया कि बहुआयामी दृष्टिकोण, आप उसको सामाजिक दृष्टि से सोचिए, पर्यावरणीय दृष्टि से सोचिए, वैज्ञानिक और तकनीकी, वर्तमान प्रासंगिकता, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर आप सोचेंगे तो आपके पास बहुत सारा पॉइंट्स आ जाएगा और 7 से 8 पेज के लिए पर्याप्त कंटेंट तैयार हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने बात की है कि जो मुख्य विषय वस्तु लिखी जानी है, जिसका विस्तार किया जाना है, करीब 70 से 80% भाग है। ये महत्वपूर्ण भी है और बड़ा भी है, तो ध्यान रखना। इस प्रकार से आप मुख्य विषय वस्तु का विस्तार कर सकते हैं। हिंदी निबंध लेखन में सबसे महत्वपूर्ण भाग और अंतिम भाग निष्कर्ष का होता है। निष्कर्ष किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए या अच्छा निष्कर्ष कैसा होता है? तो एक बात ध्यान रखना है कि निष्कर्ष हमेशा अपने आप में पूर्णता को संजोए होता है। यानी आप ऐसे निष्कर्ष को लिखने की कोशिश करें जिसमें पूर्णता हो, यानी आपने शुरू से जो भी बात की है अंत में उसे एक पूर्ण रूप प्रदान कर रहे हैं, या सारांश के रूप में भी हो सकता है। आप सकारात्मक, नवोन्मेषी विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और कहा भी जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर आपने अंत अच्छा कर दिया तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो एक अच्छा निष्कर्ष किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो हमने बताया कि ये पूर्णता को संजोए हो, जिसमें पूर्णता हो। वो क्या लिख सकते हैं आप? कविता, घटना, समसामयिक उदाहरणों, दार्शनिक महापुरुषों के जीवन से जो सीख मिली उस पर आधारित वाक्यांशों या कविताओं से को लिखकर आप अपने निबंध का अंत कर सकते हैं। आपका जो निष्कर्ष हो वो भूमिका से भी जुड़ा हो सकता है। जैसा कि हमने बात की कि भूमिका विषय का परिचय होता है और निष्कर्ष अंत है, यानी ये पूर्णता का तत्व अपने आप में संजोए हुए हैं। समाधान परक निष्कर्ष भी दे सकते हैं। समाधान परक मतलब समस्या आधारित विषयों पर उसके समाधान को प्रस्तुत कर सकते हैं। सकारात्मक समाधान होने चाहिए, दीर्घकालिक समाधान होने चाहिए, नवोन्मेषी होने चाहिए, सृजनधर्मी होने चाहिए, ठीक है। अंत्योदय को अपने आप में समेटे हुए हों, सतत विकास, समावेशी विकास को समेटे हुए हों। तो इस प्रकार से सकारात्मक व्यवहारिक निष्कर्ष होने चाहिए।
एक बात यहाँ पर कही गई है कि ब्लेम गेम से बचें। कहने का आशा ये है कि आरोप और प्रत्यारोप से बचना है। आप कोई भी बात शुरू करें और उसको अधर में टाल दें, ऐसा नहीं करना है। आपको सकारात्मक, जैसा कि हमने बात की, किस प्रकार के निष्कर्ष देने हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखते वक्त हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि निबंध लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमने देख लिया कि हिंदी निबंध लेखन के 3 भाग है, भूमिका, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष। तो हमने देख लिया कि निबंध की भूमिका का क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, मुख्य विषय वस्तु का विस्तार कैसे करें, निष्कर्ष का आशय क्या है और इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो निबंध लेखन में क्या महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए, इसको अब हम देख लेते हैं। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके शीर्षक को जरूर लिखें। ये ध्यान रखना। अभी जब हम आपको इसका कॉपी दिखाएंगे, मॉडल कॉपी दिखाएंगे, तो उसमें भी यही बात लिखी गई है। एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जब आप रफ वर्क करें तो वहां भी शीर्षक लिखें। इससे क्या होगा कि जब उसकी आप एक हेडिंग्स बना रहे होंगे रफ वर्क में भी, तो भी आप विषय से भटकेंगे नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि रफ वर्क में भी आपको शीर्षक लिखना है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य कॉपी में तो लिखना ही है, क्योंकि किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं अगर ये आपने जिक्र नहीं किया और आपने पूरा निबंध लिख दिया तो परीक्षक कैसे जान पाएगा और इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे अनुच्छेदों, जो 4 से 5 लाइन को, उसी में अपना निबंध लिखें, अपने विचार प्रस्तुत करें। एक प्रश्न जो हमने शुरुआत में देखा था कि पॉइंट फॉर्म में लिखना है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, तो निबंध लिखने का आकर्षक तरीका यही है कि आप छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखें जिसे एक बार में या एक सांस में पढ़ा जा सके। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अनुच्छेद भी सही नहीं है कि आप 10 से 15 लाइन का या एक पेज का एक अनुच्छेद लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक पेज आप 2 से 3 अनुच्छेद लिखिए। तो छोटे छोटे अनुच्छेद जो 4 से 5 लाइन के हों उन्हें लिखना है। अगली बात देखते हैं इसमें कि निबंध की विषय वस्तु से जुड़े हुए समसामयिक उदाहरण, केस स्टडीज, कहावतें, लोकगीत, दार्शनिक महापुरुषों, समाज सुधारकों, राजनीतिक चिंतकों के लोकप्रिय कथन, संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक निर्णय, महत्वपूर्ण आंकड़े, वैश्विक नवाचारों की चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि हम भूमिका में और निष्कर्ष में ये सब बातों का जिक्र कर सकते हैं, मुख्य विषय वस्तु में भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि आप जो भी उदाहरण दें वो निबंध की विषय वस्तु से जुड़े होने चाहिए। ध्यान रखना, नहीं तो आपका निबंध दिशाहीन हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर बताई गई कि एक पेज में कम से कम एक उदाहरण जरूर लिखें। ठीक है, उदाहरण आपका कॉपी के बीच में होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप किसी दार्शनिक या महापुरुष के जीवन की कोई बात लिख रहे हैं या कोई उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आपका निबंध का जो प्रस्तुतिकरण होगा वो प्रभावी होगा। चलते हैं और आगे इसमें देखते हैं। अगली बात है भूमिका, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष। इसमें किस प्रकार से तारतम्यता बैठाई जाए, एक तार्किक क्रम में इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि अगर आप तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे तभी आपके निबंध का प्रवाह, निरंतरता, जीवंतता बनी रहेगी। कहने का आशय है कि एक निश्चित तार्किक क्रम में व्यवस्थित निबंध ही आपको अच्छे अंक दिलाएगा। आप किस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं और ऐसा क्यों जरूरी है? जब एक तार्किक क्रम में आप निबंध को व्यवस्थित करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपके निबंध में निरंतरता है, जीवंतता और प्रवाह बना हुआ, और लेखक या परीक्षक उत्सुक है आपके निबंध को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसका एक और संदर्भ है कि कैसे आप समझेंगे कि आपके निबंध में प्रवाह बना हुआ है। तो जो आप नया अनुच्छेद लिख रहे हैं वो पिछले अनुच्छेद का अगला पड़ाव होना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से दिखना चाहिए। कहने की बात है कि नए अनुच्छेद में पिछले अनुच्छेद से जुड़ी हुई अगली बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रवाह को आप बनाए रख सकते हैं। अगली बात इसमें यह है कि जैसा कि हमने कहा कि सकारात्मक और व्यवहारात्मक दृष्टिकोण ही आपको अच्छे अंक दिलाएगा। अंध आशावादी होना, निराशावादी होना, आदर्शवाद, कल्पनावाद, इन सब से बचना है आपको। और आपके सुझाव या आप जो भी उदाहरण दे रहे हैं या जो भी आप समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? भविष्योन्मुखी होने चाहिए, दीर्घकालिक होने चाहिए, सतत, समावेशी, नवोन्मेषी, सृजनशील और मौलिक रूप में होने चाहिए। ये ध्यान रखना है। एक बात और इसमें कि तथ्यों और विचारों के अनावश्यक दोहराव से बचना चाहिए। तभी आप भूमिका, मुख्य विषय वस्तु, निष्कर्ष, इनमें एक पूर्णता ला पाएंगे, एक निरंतरता बनाए रखेंगे। तभी परीक्षक आपके निबंध को
पढ़ने में बोर नहीं होगा, और अगर वो बोर हो गया तो फिर नंबर आपके घट जाएंगे, तो ध्यान रखना इसे। अगली बात भाषा शैली को लेकर है कि हिंदी निबंध लेखन में हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो भाषा शैली विषय वस्तु के प्रवाह, निरंतरता, जीवंतता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात हो गई। तो भाषा शैली विषय की क्रमबद्ध व मौलिक प्रस्तुति को दर्शाती है। आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? व्यास शैली व सामासिक शैली होनी चाहिए, यानी आपको व्यास शैली व सामासिक शैली में प्रस्तुतिकरण करना है। व्यास शैली का मतलब है कि आप अपनी बात उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं, या अपनी बात का स्पष्टीकरण उदाहरण देकर, समसामयिक उदाहरण या किसी दर्शन या किसी महापुरुष से संबंधित बात को देकर कर रहे हैं। सामासिक शैली का मतलब है कि कम शब्दों में गंभीर बात करना, गागर में सागर भरना। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा शैली में ही अगली बात है कि वर्तनी की शुद्धता। आप अशुद्ध ना लिखें, ये ध्यान रखना है। हमने आंसर राइटिंग वाले क्लास में भी ये बात कही थी कि लिखावट आपकी अच्छी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्तनी की शुद्धता महत्वपूर्ण है। लिखावट में स्पष्टता जरूरी है, बहुत अच्छी लिखावट नहीं है चल जाएगा। फिर शब्दों को लेकर है कि आप तत्समी हिंदी को वरीयता दें। तत्समी हिंदी का मतलब है जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। क्या अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्द प्रयोग करने हैं? तो ध्यान रखना है, अंग्रेजी भाषा, अन्य भाषा के आप ऐसे शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं जो दैनिक जीवन में स्वीकार कर लिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि महत्वपूर्ण वाक्यांशों को अंडरलाइन करना, जैसे अभी हमने इस तरह से किया। तो अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि आप उसको आकर्षक बना रहे हैं, आपका प्रस्तुतिकरण आकर्षक होगा और जो परीक्षक है उसकी निगाह उस पर जाएगी। ठीक है, तो उसको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा उसे। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम हिंदी निबंध लेखन में समय प्रबंधन को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि जो MPPSC मेंस GS पेपर 6 है उसमें निबंध और प्रारूप लेखन पूछा जाना है। 2 निबंध पूछे जाएंगे और 2 प्रारूप लेखन होंगे, और समय आपके पास है 2 घंटे। ये ध्यान रखना, अन्य पेपर में 3 घंटे का समय, लेकिन इसमें 2 घंटे का समय है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि 2 घंटे का ही समय है। अब हमारे पास 120 मिनट है और देख लेते हैं लगभग कितने शब्दों में हमें लिखना है। तो आप देखेंगे 2 निबंध है, एक 1000 शब्द का है, एक 500 शब्द का है, और यहाँ पर 250 शब्दों के 2 प्रारूप लेखन, यानी ये भी 500 शब्दों के हैं। तो 1000 शब्दों के निबंध के लिए आप 60 मिनट दीजिए, 30 मिनट 500 शब्दों के लिए दीजिए। ठीक है, तो जो 2 निबंध लिखने, यहाँ पर हम निबंध की ही चर्चा कर लेते हैं कि जो 2 निबंध है, एक 1000 शब्द का है, एक 500 शब्द का है। तो 1000 शब्द के लिए हमने 60 मिनट दिया और 10 से 15 मिनट हमने रफ कार्य योजना के लिए दे दिया कि आपने एक व्यवस्थित क्रम तैयार कर लिया, रफ वर्ग तैयार कर लिया, अब उसको फेयर करना है। ठीक है, और 45 से 50 मिनट में आप 1000 शब्द लिख लेंगे, पर्याप्त है समय। 500 शब्दों के लिए 30 मिनट आप दे रहे हैं, जिसमें 5 से 8 मिनट आप उसकी रूपरेखा, रफ कार्य योजना तैयार कर लीजिए, और 22 से 25 मिनट में आप उसको लिख लेंगे। 500 शब्दों के लिए 25 मिनट, 20 से 25 मिनट पर्याप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको समय प्रबंधन करना है। ध्यान रखना है कि ये 2 घंटे का ही पेपर है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब हम सैंपल क्वेश्चन आंसर बुकलेट देख लेते हैं, निबंध से संबंधित और प्रारूप लेखन से संबंधित। आप देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें क्या कहा गया कि लगभग 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, 50 अंकों का होगा। ठीक है, और ये आपके पास विकल्प हैं, और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि निबंध का शीर्षक एवं क्रमांक अनिवार्यता अंकित करें। ठीक है, तो ये जो हमने बात की थी, तो ध्यान रखना है। और इसके लिए आप देखेंगे लगभग 10 पेज दिए हुए हैं, 1000 शब्दों के लिए 10 पेज मिले हुए हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप 1 से 1.5 पेज में भूमिका लिख दिया और 1 से 1.5 पेज में निष्कर्ष और 7 से 8 पेज में आपका मुख्य विषय वस्तु आ जाएगी। एक बात इसमें महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने वाली है कि आप कोई भी पेज खाली ना छोड़ें। आप कोशिश करें घर में ही प्रैक्टिस कर लें, कम से कम एक निबंध तो जरूर लिखें, और प्रैक्टिस कर लें कि कोई पेज ब्लैंक ना हो, खाली ना हो। उससे अगर पेज ब्लैंक होगा तो एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा परीक्षक के मन में, और पेज अगर सभी 10 के 10 भरे हुए हैं, भले आपने उतना ही लिखा है, ठीक है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। ये बात ध्यान रखना है। तो कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है। तो आप देखिए 10 मिले हुए हैं, 10 पेज, यानी आपको 1000 शब्द, आप मोटा मोटा मानिए कि एक पेज में 100 शब्द।
अब जो दूसरा निबंध है उसके लिए 5 पेज मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भी वही चीज़ की 4 विकल्प हैं और आप यहाँ कहा गया कि आप निबंध का शीर्षक अनिवार्यता अंकित करें, तो यहाँ भी 5 है। इसको भी कोशिश करना है कि आप ऐसे लिखें कि कोई भी पेज खाली ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की। हमारी कोशिश है कि आगामी मुख्य परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें, इसी दिशा में हम आप प्रयास कर रहे हैं। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।